17 नवंबर 2012। ये वो दिन था जब मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजूल में रहने वाला 36 साल का एक मछुआरा जोश सल्वाडोर एल्वारेंगा अपने साथ ही एजिकल कार्डोबा के साथ एक छोटी सी नाव में मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है। और समुद्र भी वो जो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है, यानी पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन कितना ज्यादा बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इस दुनिया की सारी जमीन, डेजर्ट, माउंटेन और रिवर्स को अगर एक साथ मिला भी दिया जाए तो भी ये सब पैसिफिक ओशन से छोटा ही रहेगा। इन दोनों का प्लान था कि वो समुद्र में सिर्फ 20 घंटे बिताएंगे, इसलिए वो अपने साथ कुछ ज्यादा सामान भी नहीं लेकर गए थे। करीब 7 फुट लंबी उनकी इस छोटी सी नाव पर सिर्फ एक इंजन और एक आइस बॉक्स था जिसमें वो मछलियां पकड़ कर रखा करते थे। अब क्योंकि उन्होंने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया था, इसलिए वो अपने साथ खाना पीना सिर्फ इतने समय का ही लेकर गए थे। लेकिन आगे इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो इन्होंने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। मेक्सिको के किनारे से करीब 120 किलोमीटर दूर वो दोनों समुद्र में अपना जाल बिछाई रहे होते हैं कि तभी अचानक उन्हें एक खतरनाक समुद्री तूफान तेजी से अपनी ओर आता दिखाई देता है। अपनी जान बचाने के लिए वो जाल को वहीं छोड़ देते हैं और फौरन अपनी नाव को मोड़कर वापस किनारे की ओर ले जाना शुरू कर देते हैं। लगातार 6 घंटों तक अपनी नाव को किनारे की ओर भगाने के बाद सुबह के करीब 7 बजे तक वो किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे और जमीन पर मौजूद पहाड़ों को भी देख पा रहे थे। वो दोनों उस तूफान को तो काफी पीछे छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत ने उनका साथ देना बंद कर दिया था। किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर अचानक उनकी नाव का इंजन खराब हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में नाव को किनारे तक ले जाने के लिए ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही नाव की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सेल। हालांकि उनके पास एक 2-वे रेडियो जरूर था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और उनके जवाब का इंतजार करने लगे। अब क्योंकि नाव का इंजन खराब हो चुका था, इसलिए नाव का कंट्रोल भी अब उनके हाथ में नहीं था। ऐसे में तेज हवाओं ने उनकी नाव को वापस समुद्र की ओर धकेलना शुरू कर दिया। जो पहाड़ उन्हें नजर आ रहे थे वो अब धीरे धीरे उनसे दूर होते जा रहे थे। बचने की कोई उम्मीद अगर उनके पास थी तो वो था उनका रेडियो। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि बॉस के जवाब का इंतजार करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई थी। लंबे समय तक उन दोनों को मिसिंग पाकर उनके बॉस ने उन्हें ढूंढने के लिए एक सर्च टीम बनाई और पैसिफिक ओशन में उनको ढूंढने की कोशिश की। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे उन दोनों को ढूंढना और मुश्किल होता चला गया। हार मानकर उनके बॉस ने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया। अब वो दोनों पैसिफिक ओशन में कहीं गुम हो चुके थे और पैसिफिक ओशन में गुम होने का मतलब था कि अब उनको ढूंढ पाना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े इस ओशन पर सिर्फ कुछ ही आइलैंड्स हैं जो कि काफी छोटे हैं और इनमें से भी ज्यादातर आइलैंड्स तो ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई भी इंसान नहीं जा सका है। जॉस और एजिकल को पैसिफिक ओशन में गुम हुए अब 5 दिन बीत चुके थे और इन 5 दिनों में हवाओं ने उनकी नाव को किनारे से लगभग 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो दोनों अब समुद्र के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और इतने बड़े समुद्र में उनकी छोटी सी नाव को दूर से देखा भी नहीं जा सकता था। ऐसे में ना ही उनके पास फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग जलाकर धुएं से किसी को सिग्नल दे सकते थे। उन्हें ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि अब उनका बच पाना काफी मुश्किल है। जो खाना वो अपने साथ लेकर आए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपनी नाव पर आकर बैठने वाले पक्षियों को पकड़ना शुरू कर दिया या फिर नाव के आसपास तैर रही मछलियों को पकड़कर कच्चा ही खाने लगे। ये बात उन दोनों को अच्छे से पता थी कि समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। इस वजह से उन्होंने समुद्र में तैरती प्लास्टिक की बोतलों में बारिश का पानी जमा करके पीना शुरू कर दिया। लेकिन हालात हमेशा इतने अच्छे नहीं रहते थे। जब कई दिनों तक बारिश नहीं होती थी तो प्यास बुझाने के लिए वो मछलियों और कछुओं का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब वो उन्हें पकड़ने में कामयाब रहते। कभी कभी पूरा दिन कोशिश करने के बाद भी जब उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिल पाता था तो भूख मिटाने के लिए वो अपने नाखून चबाने लगते। दिन बीतते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का सामना कर रहे थे उसे इमेजिन कर पाना भी काफी मुश्किल है। जैसे तैसे इस छोटी सी नाव पर 4 महीने गुजर गए, लेकिन जोश के साथ ही कार्डोबा की हिम्मत अब टूटने लगी। उसने खाना पीना बंद कर दिया, जिस वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। और एक दिन ऐसा आया जब कार्डोबा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब इस छोटी सी नाव पर जोश के साथ बात करने और उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था। हौसला जुटाकर वो जैसे तैसे अकेला जिंदगी गुजारने लगा। अगर मैप में देखा जाए तो एक अनुमान के मुताबिक जॉस अब पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था, जो कि दुनिया का सबसे सुनसान हिस्सा भी माना जाता है। यहाँ तक कि इस एरिया में कार्गो शिप्स भी कभी कभार ही आया करते हैं। मेक्सिको के किनारे से निकले जॉस को 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान उसने अपने साथी को भी खो दिया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा निराश भी हो चुका था और उसके जीने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी।
तभी एक दिन जो जोस ने दूर समुद्र में कार्गो शिप को गुजरते देखा। पिछले 6 महीनों में ये पहली बार था जब उसे एक शिप दिखाई दी हो। उस शिप को देखते ही जोस के जिंदा रहने की उम्मीद फिर से जागने लगी। जोश ने उस कार्गो शिप का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए तरह तरह के इशारे किए, लेकिन दुर्भाग्य से वो शिप इतनी ज्यादा दूर थी कि उस पर मौजूद क्रू जोस की छोटी सी नाव को देख ही नहीं सका, और देखते ही देखते वो शिप जोस की नजरों से गायब हो गई, जिसके साथ जोस के जिंदा रहने की उम्मीद भी एक बार फिर से धराशायी हो गई। अब इमेजिन करो कि बीच समुद्र में महीनों तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार जान बचाने का कोई रास्ता मिले, लेकिन वो भी इग्नोर करके चला जाए। कैसा लगेगा? 11 महीनों के बाद जोस अपनी छोटी सी नाव पर 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। इस दौरान उसके कपड़े भी फट चुके थे और खुद को धूप से बचाने के लिए उसके पास सिर्फ एक अंडरशर्ट ही बची थी। आखिरकार वो पल आया जब जोश की किस्मत उसका साथ देने लगी। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद, जोश ने अपने आसपास के पानी में नारियल तैरते देखा। ये देखकर जोश समझ गया कि आसपास जरूर कोई आइलैंड होगा जहां पेड़ों पर लगे नारियल टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद उसे एक आइलैंड दिखाई भी देने लगा। जॉस को यह डर था कि कहीं ये आइलैंड भी उसे मिस ना हो जाए, इसलिए वो नाव से पानी में कूद गया और आइलैंड की तरफ तैरने लगा। और फाइनली 14 महीने समुद्र में गुजारने के बाद वो एक ठोस जमीन पर पहुंच ही गया। उस आइलैंड पर उसे एक घर दिखाई दिया जिसमें वहां के कुछ लोकल लोग मौजूद थे। पिछले 438 दिनों में जोस का पहली बार किसी इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का ही एक रिमोट आइलैंड था जिसे इबॉन अटोल कहा जाता है, और ये जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। ये जोस की किस्मत ही थी कि वो समुद्र के बीचों बीच मौजूद इस आइलैंड पर पहुंच गया था, क्योंकि अगर गलती से भी जोस इस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता तो उसका अगला पड़ाव इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस होता। इस आइलैंड से जोस को वापस उसके घर भेज दिया गया, लेकिन घर पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसे घेर लिया। वापस आकर जोस ने 438 डेज नाम से एक बुक पब्लिश की जिसमें उसने अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में लिखा था। लेकिन जोस पर अपने साथी एजिकल कार्डोबा की हत्या का आरोप लगाकर उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। न चाहते हुए भी जोस ने अपनी इस जर्नी के दौरान समुद्र में सबसे ज्यादा दिन बिताने का एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया था जिसे शायद ही कोई तोड़ना चाहेगा। तो ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जो अपनी छोटी सी नाव पर दुनिया के सबसे बड़े ओशन में 438 दिनों तक गुम रहा। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।